देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले सबसे पहले हम समझे ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए इस दो कंटेनर हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। दो कंटेनर आपस में कनेक्टेड हैं। इधर पे प्योर सॉल्वेंट है और इधर पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। इन दोनों को यदि मैं एक मेम्ब्रेन से सेपरेट करता हूँ, और जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं, स्पेशली मेम्ब्रेन रहती है, इसको बोलते हैं एसपीएम, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल यानी जो अलाउ करे। तो सेमी परमिएबल मतलब कुछ किसी को अलाउ करे, किसी को अलाउ ना करे। तो क्या रहता है, ये रहता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जैसे वाटर, वो मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो एसपीएम मेम्ब्रेन है, ये उनको अलाउ करती है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं, उनको अलाउ नहीं करती पैसेज। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो फ्लो कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल इसके अक्रॉस फ्लो नहीं कर सकते। अब क्योंकि सॉल्वेंट का कंसेंट, सॉल्वेंट यहाँ प्योर है, अब यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट भी है। सॉल्वेंट यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जैसे फ्लो होगा सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ, तो सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो फिर कुछ सॉल्वेंट इस तरफ भी वापस आने लगेगा। अब ये दोनों अपोजिंग प्रोसेस जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगी, यानी कि इधर से जितने मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, तो उतने ही मॉलिक्यूल इधर से इधर वापस आ रहे हैं, तो ये प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर मैं यहाँ इस तरफ कुछ प्रेशर अप्लाई करूँ, ठीक है, अब ये यहाँ आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब फ्लो किस तरफ से होता है, हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो अगर मैं इधर का प्रेशर कुछ बढ़ा दूँ, मान लीजिए पिस्टन लगा के इसको मैं पुश कर दूँ यहाँ तक, तो भी ये फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, और जो प्रेशर की वैल्यू मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, उसको बोलूँगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी एक क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो चार प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीनों बता चुके हैं। चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। अब ऑस्मोसिस को अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना बोलें, क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, इस बात का ध्यान रखें। इसको आप ये लिख सकते हैं, osmosis is the phenomena of solvent flow through a semi-permeable membrane to equalize the solute concentration on both sides of the membrane. Or osmotic pressure is a colligative property of a solution equal to the pressure which when applied stops osmosis. ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लिख लें। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पाई जो है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर ही है। इसकी वैल्यू क्या होती है, CRT। कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो कि मोलैरिटी है, मोलैरिटी विथ आर है। ठीक, आर जो है वो आपका गैस कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है। और टी, टी इज द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे बात हो रही है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन हुआ है। ठीक है ना, बुक में भी ऐसे ही दिया है, इसको अपन ऐसा प्रूफ नहीं कर सकते हो आप। एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है, इसको आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी मोलैरिटी ही है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में सी है, इसलिए सी यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आर टी वैसा ही रहेगा, आर और टी जैसे का तैसा रहेगा। ठीक है, अब इसको भी सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, यूज करूंगा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालने के लिए। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालने, तो पाई मैं एक्सपेरिमेंटली देखूंगा। ठीक है, आर मुझको पता है, टी भी पता है, गिवन टेम्परेचर पे बात हो रही है। तो यहाँ पे M2 क्या आ जाएगा, M2 को लिखूंगा W2/M2। तो M2 आ जाएगा आपका W2 R
T/5V। ठीक, ये अब वैल्यू यहीं से शुरू करेंगे आप एक्सप्रेशन, और फिर जब वैल्यू पुट करते हुए यहाँ आएंगे, ये डायरेक्ट ये वाला मेमोराइज करना की आपको ज़रूरत नहीं है। तो लिखना भी है अगर, तो आप पूरा उसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, जो मेथड है, इससे मॉलिक्यूलर मास निकालने के दो एडवांटेज। एक एडवांटेज तो ये है कि मेजरमेंट रूम टेम्परेचर पर ही होता है, मेजरमेंट रूम टेम्परेचर पर ही होता है। ठीक है, कहीं भी टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया नहीं है, है ना। और अगर आप उसकी बात करें बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाले में, तो उनमें बढ़ाना घटाना पड़ेगा, तभी तो वो पता चलेगा किस पॉइंट पे जाके वो फ्रीज हो रहे हैं या बॉयल हो रहे हैं। तो इसमें ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा इसमें ये है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स रहते हैं जैसे पॉलीमर्स और प्रोटीन्स, उनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए यही मेथड यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि जो तो आपका बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो हायर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते हैं, और पॉलीमर्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है इस वजह से। तो अगर आप इतना डिटेल में ना भी याद रहे, तो आप ये जरूर याद रखें कि पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल्स, इनके लिए कौन सी मेथड यूज होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर की। और मेजरमेंट रूम टेम्परेचर के अराउंड होता है, तो टेम्परेचर वेरी करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, दो चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें। ठीक है ना, जो भी पॉइंट दिए हुए हैं उनको दो चीज़ों में से वो किया जा सकता है, सेग्रीगेट, या उनको सेपरेट किया जा सकता है कि किसके के अंदर क्या आता है। एक तो एप्लीकेशन और दूसरा सिग्निफिकेंस। एप्लीकेशन यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका हम यूज़ क्या करते हैं। एप्लीकेशन मतलब होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है इसकी, तो डिटरमाइनिंग ऑफ मोलर मास ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर। दूसरा, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कैसे होता है कि मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने बताया था सिमिलर ये सेटअप, अब मैंने तो क्या किया था, तो यहाँ तक लाया था मैं प्रेशर, इसमें मैं ऑस्मोसिस रुक गया था। अब ऑस्मोसिस को, इसको यदि मैं और प्रेशर लगा दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर के आगे भी लगा दूं प्रेशर ग्रेटर देन पाई, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो क्या होगा, उल्टा होने लगेगा, सॉल्वेंट यहाँ से इधर जाने लगेगा। तो इसको क्या बोलने लगेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या यूज होता है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। मान लीजिए मैं यहाँ सी वाटर ले लूँ और पाए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दूँ, तो वाटर इधर आने लगेगा, तो इधर मेरे को प्योर वाटर मिल जाएगा। और जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं या सॉल्ट हैं वो एसपीएम से पास नहीं हो पाएंगे, तो वो इसी तरफ रह जाएंगे। तो ये इसका एप्लीकेशन है कि इसको हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ होती है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब ये, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, या आप कहाँ अपने आसपास उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप कई जगह ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड प्लांट। सॉइल के ऊपर भी ये क्या, मेम्ब्रेन जैसी होती है, उसी के थ्रू प्लांट्स पानी लेते हैं। मेंटेन ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल। तो मान लीजिए ये सेल हैं हमारे, ठीक है ना, अब इनका कुछ सॉल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन रहता है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन रहता है। अगर उससे मान लीजिए जैसे कोई ज़्यादा सॉल्ट ले, तो यहाँ पे जो इसके अराउंड जो वाटर आएगा उसमें सॉल्ट ज़्यादा रहेगा, और सेल के अंदर जो वाटर है उसमें सॉल्ट कम है। तो जो वाटर है वो कहाँ जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा, सेल से निकलकर इंट्रा सेलुलर स्पेस में ट्रैप होने लगेगा। इसके कारण क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, तो यानी कुछ स्वेलिंग हो जाएगी, उसको एडीमा कहते हैं, उसको एडीमा कहते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है, ये कोई इसका एप्लीकेशन तो है नहीं, है ना, क्योंकि ऐसा करना तो कोई चाहता या नहीं है, ऐसा करना है। या सॉइल, सॉइल से प्लांट्स कैसे एब्जॉर्व करेंगे ये हमको देखना है ना, ये तो ऑटोमेटिकली होता है, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंस के अंदर आता है। तो आप ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर वो सिग्निफिकेंस पूछ रहा है तो आप ये सब लिखेंगे, अगर एप्लीकेशन पूछ रहा है तो ऊपर वाली चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मोलर मास। वेंट हॉफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोलर मास। देखिए, मान लीजिए दो चीज़ें हैं, मैं पोटेशियम क्लोराइड लेता हूँ 1 मोल, इसका मुझे मोलर मास निकालना है, जो एग्जाम्पल बुक में दिया है उसी से चलेंगे। और
इथेनोइक एसिड लेता हूँ, इसका भी मुझे निकालना है। इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। दोनों के मुझको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। अब मैंने इसको 1 मोल लिया और मैंने इसको सॉल्यूशन में डाला। चलिए मान लीजिए बट वाटर जो भी सॉल्वेंट है या जो भी होगा, तो दिया नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर में जाके ये क्या होंगे, पोटेशियम प्लस क्लोरीन, इसमें डिसोसिएट हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने 1 मोल लिया था, तो अब ये 1 मोल ये भी बन गए और 1 मोल ये भी बन गए। अब मुझे ये पता है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ जो भी पार्टिकल्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मैंने तो 1 मोल डाला था और मुझे 1 मोल का मास निकालना था ये सोचकर, लेकिन ये क्या बन रहे हैं, यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने इसका सब जो मेजरमेंट किया, तो मेजरमेंट तो आएगा 74.5 ग्राम, ठीक है, मोलर मास, जो कि पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास है 74.5, ठीक है। लेकिन ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने ये 2 मोल का निकाल लिया है, क्योंकि पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको आधा कर दूंगा, तो 37.25 मैं रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन का ट्रू वैल्यू क्या है, 74.5 है। ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर आ रहा है डिसोसिएशन के कारण, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि सिमिलरली इसमें जो इथेनोइक एसिड है, इसको मैं बेंजीन के साथ जब इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ, ठीक है ना, तो बेंजीन के साथ ये क्या होता है, ये डायमराइज होता है। अब डायमराइज का मतलब ये है कि समझिए 2 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल की तरह हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। वो स्ट्रक्चर बना है, बुक में आप देख लेंगे। तो डायमराइज हो गए, ठीक। तो मतलब यदि मैंने इसको 1 मोल लिया, तो ये सॉल्यूशन में क्या हो गया, हाफ मोल हो गया। और जो भी मैं निकालूंगा इसका मोलर मास, तो मान लीजिए इसका मैंने निकाला M2 एक्सपेरिमेंटली, जो कि M2 इसका मोलर मास है, ट्रू वैल्यू। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये डायमराइज होता है, तो ये जो मैंने निकाला है ये हाफ निकाला है। तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं 2M2 रिपोर्ट कर दूंगा। आप समझ रहे हैं, जहाँ 2 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, वहाँ पे मैं डबल रिपोर्ट कर रहा हूँ, और जहाँ एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है वहाँ मैं हाफ रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये एरर आ रहा है, ठीक है ना। अब सही रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को ट्वाइस करना पड़ेगा और इसको मेरे को हाफ करना पड़ेगा। तो ये जो 2 है और ये जो 1/2 है, इसी तरह हर चीज़ जो डायमराइज होती है या जो डिसोसिएट होती है, उसकी जो वैल्यू है वही है वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। करेक्शन करने के लिए जो मैं वैल्यू लेता हूँ वही है वेंट हॉफ फैक्टर। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशंस हैं, उनके साथ में ये आई जो है इसको लगाऊंगा। जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशन हैं, जैसे कि रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों के एक्सप्रेशन आप करेक्ट। तो अगर क्वेश्चन में आई की वैल्यू दी है तो हमको आई की वैल्यू लेके करना है, जैसा कि टेक्स्ट बुक में आप देख भी सकते हो, ठीक है ना। RHS में सबके साथ आई लगा दिया है हमने, RHS में सबके साथ आई लगा दिया है। जैसे डेल्टा P/P1 नॉट का जो एक्सप्रेशन उसके साथ आई N2/N1 कर दिया है। सिमिलरली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का जो है तो आई KFM एंड सो ऑन एंड सो, ठीक है। डेल्टा TB का, पाई का, उसमें सबके साथ। तो आपको बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि वेंट ऑफ फैक्टर आया क्यों, तो आया इसलिए, ठीक है ना। और बाय डेफिनेशन इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोलिकुलर पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। ये देखिए, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे आफ्टर कितना है 1/2, और बिफोर नहीं सॉरी, आफ्टर 1 है और बिफोर 2 है, तो सीधे सीधे 1/2 आ गई। और इसमें आफ्टर डिसोसिएशन 2 मोल है और बिफोर 1 है, तो 2/1 आ गई। ये 1/2 मैंने यहाँ का लिखा है, ठीक है ना। हमको केवल यहाँ पार्टिकल देखना है, टू टू वो बन के एक बना रहा है, 2 CH3 बन के
एक डाइमराइज मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 2/1 यानी 2, ठीक है। चलिए, तो ये वेंट ऑफ फैक्टर हमको इनकॉर्पोरेट करना है न्यूमेरिकल्स में। अब न्यूमेरिकल बचे हैं हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर वाले और वेंट ऑफ फैक्टर का, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करके और ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करिए जैसा मैंने बताया था, और एक बेसिक आइडिया तो मैंने दे ही दिया है। होपफुली सब कुछ समझ में आया होगा आपको। तो थैंक यू।